सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं एस वाई बी कॉम का जो हमारा बिजनेस लॉ वन का जो फर्स्ट मॉड्यूल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्ट वन। उसका आज लेक्चर नंबर 4 लेने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम अपना टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझेंगे कि कौन से टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो देखो, काफ़ी सारे अलग अलग टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे वैलिड हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे अलग अलग टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो उन सब सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को आज हम लोग अच्छे तरीके से डिटेल में एक करके समझेंगे, ठीक है। तो देन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपका जो लेक्चर है, पहली बात तो काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझाने से पहले, यानी कि जो अलग अलग टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको समझाने से पहले आपके बुक के अंदर पहले कुछ एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दिया गया है। तो ये मतलब पहले ही आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। आगे डिटेल में बताया जाएगा वापस से, बट स्टार्टिंग में आपको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उसको अच्छे से बता दिया गया है। एंड कुछ टर्म्स होते हैं उनके बारे में भी बता दिया गया है, जैसे कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है, वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क क्या होता है, ये कुछ चीज़ें बता दी जा रही है। उसके बाद बाकी ये जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये आगे आपको अभी बताया जाएगा, ठीक है। तो पहले हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को समझ लेते हैं, जो कि आपके चैप्टर के मतलब काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्टिंग में बताया गया है, ठीक है। तो देखो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। देखो, नाम से आपको समझने की कोशिश करनी है। देखो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो आपको पता होगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते कोर्ट में जाकर, ठीक है। मतलब आप कोर्ट में जाओगे तो वो इलीगल एक मतलब कि उसमें इन्फोर्सिबिलिटी नहीं रहती। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्फोर्सिबिलिटी नहीं रहेगी तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड बन जाता है, ठीक है। उसके अंदर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि वॉइड बन सकता है। वॉइडेबल मतलब कि वॉइड बनाया जा सकता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या चीज़ है तो मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ आएगा। देखो, तो यहाँ पर आपको समझाते हैं। देखो, पहले मैं आपको समझा देता हूँ एग्जांपल देकर, उसके बाद में आपको ये पॉइंट रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो देखो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। मान लो ये आप हो, ठीक है, एंड ये एक कोई गुंडा है, ठीक है। कोई मान लो कोई राजू भाई है जो बहुत बड़ा डॉन है, ठीक है। ये राजू भाई है और ये आपका नाम है। मान लो आपका नाम, जैसे आप कोई भी हो, जैसे ले लेते हैं, चलो इसका नाम है सुमित है, ठीक है। तो ये सुमित है और ये है राजू भाई। अब राजू भाई जो है वो आपके सुमित का घर देखता है कि अरे देखो ये कितना मस्त घर है, ये तो अच्छा घर है, मेरे को बहुत अच्छा घर लग रहा है, ठीक है। ये जो राजू भाई था ये पहले एक छोटे से रूम में रहता था। तो इसने देखा कि सुमित का घर तो बहुत मस्त है, इस एकदम भारी घर है, मेरे को ये घर चाहिए, ठीक है। अब राजू भाई को ये घर चाहिए कि मेरे को तो सुमित का घर चाहिए। तो अब होता क्या है, राजू भाई के पास ज़्यादा पैसा नहीं रहता। राजू भाई के पास सिर्फ 10,000 रुपये रहता है कि 10,000 ही रुपये है मेरे पास। तो एक काम करता हूँ, सुमित के पास जाता है राजू भाई। राजू भाई बोलता है ये ले 10,000 रुपये और अपना घर मेरे को दे दे, ठीक है। सुमित बोलता है नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा अपना घर, ठीक है। 10,000 में कौन अपना घर बेचता है। तो सुमित बोलता है मैं नहीं बेचने वाला हूँ 10,000 रुपये में घर, ओके। अब राजू भाई जो रहता है वो निकला डॉन, तो वो क्या करता है, अपना बंदूक निकालता है, बोलता है देता है घर कि नहीं, नहीं तो गोली मार दूंगा तेरे को, ठीक है। मतलब उड़ा दूंगा तेरे को अगर तू मेरे को भाई अपना घर नहीं दिया 10,000 रुपये में। अब होता क्या है, यहाँ पर ये जो मतलब राजू रहता है, मतलब सुमित जो रहता है, वो डर जाता है कि अरे बाप रे, ये तो मेरे को गोली मार देगा अगर मैं इसको घर नहीं दूंगा तो ये बोलता है ठीक है ठीक है, एक काम करो, मेरे को 10,000 रुपये दे दो, मैं अपना घर तुमको दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, देखो, यहाँ पर ये जो सुमित है इसको ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया है राजू भाई के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर देखोगे ये जो एग्रीमेंट बनाया गया है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है दोनों के बीच में कि राजू भाई 10,000 रुपये देंगे, उसके बदले में ये घर बेच देगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है यहाँ पर फ्री कंसेंट नहीं है, ठीक है। पार्टीज का फ्री कंसेंट नहीं है। यहाँ पर सुमित जो है वो ज़बरदस्ती इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आया है। सुमित तो चाहता ही नहीं था कि मैं अपना जो घर है उसको 10,000 रुपये में बेच दूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो राजू भाई है इसने बंदूक की नोक के ऊपर उससे जो है एग्रीमेंट साइन करवा दिया कि अपना घर जो है मेरे को 10,000 रुपये में तू बेच दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर है हुआ क्या, देखो, अब होता क्या है कि जब बाद में ये जो सुमित रहता है ये कोर्ट में जाता है और बोलता है देखो देखो, ये जो मेरे को राजू भाई था, ये जो है राजू भाई, इसने मेरे ऊपर बंदूक रखी थी, ठीक है। मतलब ये जो राजू भाई है इसने मेरे ऊपर बंदूक रखी थी, जिसकी वजह से मैं डर के मारे मैंने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किया था। मेरा तो फ्री कंसेंट था ही नहीं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था एसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर कि देखो, अगर किसी भी पार्टीज का फ्री कंसेंट अगर मिसिंग रहता है, मान लो कोरिजन या फिर फ्रॉड या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब वो जो रीजंस थे, अगर उन रीजंस की वजह से अगर कोई पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है तो उसके वजह से उसका फ्री कंसेंट उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं रहता है, जिसके वजह से वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर कोर्ट भी बोलेगी हाँ भाई ये तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। अब ऐसे टाइम पर ये जो सुमित रहेगा वो बोलेगा ठीक है, तब जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया मैं घर बेचने की जरूरत ही नहीं है मेरे को, ठीक है, मैं नहीं घर बेचने वाला हूँ, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, सुमित चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकता है, ठीक है। कोर्ट में जाकर मतलब जैसे वॉइड उसको बना सकता है कि भाई मेरा तो यहाँ पे फ्री कंसेंट है ही नहीं, ओके। तो आप समझ रहे हो, मेरे थोड़ा बहुत आपको
समझ आता होगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर फ्री कंसर्ट नहीं है, तो सुमित जो है, जो कि मतलब दुखी आत्मा है, जिसके ऊपर मतलब जिसके ऊपर भी जुल्म हो रहा है, वो जो पर्सन रहेगा जिसको ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाया जा रहा है, वो जो आत्मा है वो चाहे मतलब वो जो पर्सन है वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकता है। ठीक है, कि वो उसके ऊपर कोई भी इन्फॉर्सिबिलिटी नहीं है। कल को अगर सुमित अपना घर नहीं बेचता है 10,000 रुपये में, तो ऐसे टाइम पर राजू भाई उसके ऊपर केस नहीं कर सकता कि देखो देखो कॉन्ट्रैक्ट किया था 10,000 में घर बेचने का और घर नहीं बेच रहा है मेरे को। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर सुमित जो है वो बोल सकता है कि मेरे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड हो गया है, क्योंकि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना चाहता हूँ, मेरे को यहाँ पर फ्री कंसर्न नहीं था मेरा। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर देखो तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइड बन जाएगा। तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि एक पर्सन की डिमांड पे रहता है, कि एक आदमी की ओपिनियन पे रहता है, कि एक आदमी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी हो सकता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी रखा जा सकता है। हो सकता है सुमित सोचे कि देखो जान जा मतलब घर जाता है, जाने दो, जान तो बचेगी, गोली मार देगा तो ऊपर चला जाऊंगा मैं, तो वो डर के मारे बोलते हैं जाने दो, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रहने दो, मैं 10,000 रुपये लेकर इसको घर बेच देता हूं। तो ऐसे टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी रखा जा सकता है। तो आप कह सकते हो ये जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके अंदर अगर जो पर्सन है, जो भी मतलब एक आदमी जो रहता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो दो पर्सन रहते हैं, दोनों में से कोई भी एक आदमी के पास ओपिनियन रहता है, मतलब ऑप्शन रहता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है या फिर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी रख सकता है। तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पर्सन की ओपिनियन के ऊपर रहता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखे या फिर कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनाया जा सकता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो यही यहाँ पर बात है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसी को बोलते हैं। मे भी आपको समझ आ गया होगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अब देखो यहाँ पर सेक्शन 2I में डेफिनेशन दी गई है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 2I है उसमें डेफिनेशन दी गई है। देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मतलब सेक्शन 2 जो है उसके अंदर आपको सिर्फ डेफिनेशन ही दी गई है हर एक चीज़ की, तो वैसे ही सेक्शन 2I जो है उसमें वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि आपको ये याद रखना है कि कौन से सेक्शन के अंदर किसकी डेफिनेशन दी गई है, क्योंकि जब आप पेपर में लिखोगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि सेक्शन 2I में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखी गई है। उसके बाद मतलब जैसे आप एग्रीमेंट की डेफिनेशन कहाँ लिखी गई है, तो वो सारे सेक्शन को आपको याद रखते रहना है। ठीक है, ओके, तो सेक्शन 2I में डेफिनेशन दी गई है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। देखो क्या लिखा है कि एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ओपिनियन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ओपिनियन ऑफ द अदर और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्स किया जा सकता है लॉ के द्वारा, मतलब उसको वैलिड रखा जा सकता है एट द ओपिनियन ऑफ वन पर्सन, मतलब या फिर वन या फिर जो भी पार्टीज के अंदर जितने भी लोग हैं, जो भी उसके अंदर मैं कह सकते हो जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, जो भी जिसको ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाया जा रहा है, वो जो पर्सन है उसकी ओपिनियन पे हम कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकते हैं लॉ के द्वारा। और लेकिन दूसरे पार्टीज जो रहेगी, यानी ये जो दूसरा रवि था, मतलब ये राजू भाई जो था, उसकी ओपिनियन नहीं चलेगी, मतलब सिर्फ एक ही आदमी की ओपिनियन के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा और वो चाहे तो उसको वॉइड भी बना सकता है। ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं सेक्शन 2I के हिसाब से। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है, याद रखना है कि an agreement which is enforceable by the law at the opinion of one or more of the parties thereto but not at the opinion of the other or others is a voidable contract। ठीक है, उसके बाद देखो अब आगे क्या लिखा है, और कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉट अबाउट एज अ रिजल्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि जैसे रहता है ना, मान लो किसी को बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो और वो आपके भरोसे का गलत फ़ायदा उठाता है, उसके वजह से आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ला देता है। ठीक है, तो उसके वजह से भी हो सकता है, मतलब अपने इन्फ्लुएंस का गलत इस्तेमाल करना, अनड्यू इन्फ्लुएंस इसको बोला जाता है। ठीक है, कोरिजन का मतलब होता है धमका कर लाना किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जैसे यहाँ पर हो रहा है, ये कोरिजन बोला जाएगा। ठीक है, फ्रॉड मतलब धोखे से, ठीक है, फ्रॉड कर देना आपके साथ में, कि आपको मान लो जैसे अब मान लो सुमित इसके साथ फ्रॉड करके इसको कॉन्ट्रैक्ट में लाता है, इसको बोलता है ये घर मेरा है, मेरे को तू 10,000 रुपये दे और मैं तेरे को ये घर बेच दूंगा। ठीक है, अब रवि जो रहता है वो 10,000 रुपये दे देता है, मालूम पड़ता है ये तो घर इसका है ही नहीं, ये तो फ्रॉड मेरे साथ कर दिया है, तो पता नहीं किसी और का घर है। ठीक है, ये कोई मान लो कोई रामनाथ आदमी है, उसका घर है ये। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर आपके साथ फ्रॉड हो गया, तो फ्रॉड की वजह से आपको कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया था। ठीक है, तो ऐसे कोई भी रीज़न होती है, यानी क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोरिजन, फ्रॉड या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन, ये सारी रीजंस की वजह से अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाया जाता है तो वो विल बी वॉइडेबल एट द ओपिनियन ऑफ द पर्सन हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय एनी वन ऑफ द अफोरसेड फैक्टर्स। ठीक है, मतलब क्या कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइडेबल बन जाएगा उस आदमी के ओपिनियन में जिसको ज़बरदस्ती इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाया गया है, इन 4 रीजंस की वजह से, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आया है तो। ठीक है, मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर कोरिजन की वजह से जिस भी आदमी को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाया गया है, वो आदमी जो रहेगा वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना सकता है, मतलब उसको वैलिड भी रख सकता है या फिर उसको वॉइड भी बना देगा। ठीक है,
उसके बाद देखो क्या लिखा है, इफ द पार्टी एंटाइटल्ड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट फेल टू अवॉइड इट विद इन अ रीजनेबल टाइम ही विल बी स्टॉपेड फ्रॉम अवॉइडिंग इट इफ द अदर पार्टीज हैज अल्टर्ड हिज पोजीशन और द थर्ड पार्टीज हैज एक्वायर्ड सम राइट। मतलब क्या यहाँ पर बोला गया है कि देखो जो भी पर्सन जो रहेगा, जैसे अब यहाँ पर ये सुमित है, इसके साथ मतलब गलत हो रहा था, इसको ज़बरदस्ती लाया गया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो ये जो पार्टी है इसको एक पर्टिकुलरली रिजनेबल टाइम के अंदर अपना जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, अगर वो चाहता है कि उसको अवॉइड करना है कि मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो उसे एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना होगा। वरना जो दूसरा पार्टी रहेगा वो चाहे तो मतलब जब अगर वो रिजनेबल टाइम खत्म हो जाता है कि एक पर्टिकुलर मान लो जैसे कुछ समय का टाइम है कि उतने टाइम के अंदर उसको कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर देना है, वरना दूसरा जो पर्सन रहेगा वो अपने राइट का इस्तेमाल कर देगा, मतलब उसके पास जो भी राइट है, अगर उसको राइट मिल जाता है कि हाँ इतने टाइम के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट को अगर अवॉइड नहीं करता है तो उसके बाद जो है ये जो राइट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो दो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते, कोई कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि देखो तुम जो है मेरे को अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो, तो मेरे पास 1 महीने का टाइम है कि जो भी डिसीजन लेना है उसके बाद जो है ये प्रॉपर्टी जो है मेरे नाम पे हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। अब ये जो आदमी है ये 1 महीने तक सोचते ही रह जाता है मैं अवॉइड करूँ या ना करूँ, या करूँ या ना करूँ, कुछ करता ही नहीं है, अवॉइड ही नहीं करता है। तो उसके बाद जब 1 महीने का टाइम बीत जाता है तो उसके बाद ये जो राजू रहेगा ये अब प्रॉपर्टी ले लेगा। ठीक है, क्योंकि अब इसके पास ये राइट आ जाता है कि हाँ 1 महीने का टाइम बीत चुका है, एक रीजनेबल टाइम बीत चुका है, तो अब ये प्रॉपर्टी जो है मैं ले सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर फिर ये जो दूसरा असुमित रहेगा वो चाह कर भी उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर पाएगा, उसको फिर वैलिड ही रह जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब फिर वो उसका जो ये हक है कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता हूँ वो नहीं कर पाएगा फिर। ठीक है, तो ये यहाँ पर बोला गया है कि एक पर्टिकुलरली रिजनेबल टाइम के अंदर उसको अवॉइड करना होगा अगर वो चाहता है कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना तो। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज अवॉइडेड बाय वन पार्टी इज नॉट बाइंडिंग ऑन द अदर पार्टीज। ठीक है, मतलब क्या यहाँ पर ये बोला गया है कि एक आदमी जो है जब कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करता है तो ऐसे टाइम पर दूसरी जो पार्टी रहेगी उसके ऊपर कोई भी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी कि एक आदमी अपना मतलब ड्यूटी नहीं करना चाहता है तो दूसरी आदमी को फिर भी अपनी ड्यूटी को करनी होगी। जैसे अगर मान लो यहाँ पर यही कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पर जब ये सुमित अपना घर नहीं बेचने के लिए अवॉइड कर रहा है अपने कॉन्ट्रैक्ट को, तो ऐसे टाइम पर अब इसको भी कोई ज़रूरत नहीं है 10,000 रुपये देने की। अब ये भी अपना काम नहीं, अपना मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही बोला है कि अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय द लॉ बिकम वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। यहाँ पर वॉइड की डेफिनेशन दी गई है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जब देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब सीज हो जाता है, सीज का मतलब होता है रुक जाता है, टू बी एनफोर्स बाय लॉ मतलब एनफोर्स होने से रुक जाता है कोई कॉन्ट्रैक्ट, तो वो वॉइड बन जाता है व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, जब वो इन्फोर्स होने से रुक जाता है तब। ठीक है, मतलब यहाँ पर काफ़ी अच्छा डेफिनेशन है, मतलब अजीब तरह है कि कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि रुक गया है एनफोर्स होने से लॉ के द्वारा वो वॉइड बन जाता है व्हेन इट इज़, यानी जब वो सीज मतलब रुक जाता है एनफोर्स होने से तब। ठीक है, यहाँ पर यही डेफिनेशन है, तो ये है ओके। तो ये सेक्शन 2I में लिखी गई है डेफिनेशन। ओके, सेक्शन 2I में लिखा है व्हेन वन ऑफ द पार्टीज टू वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट इट बिकम वॉइड। मतलब क्या कि जब एक पार्टी जो रहती है वो मतलब यहाँ पर बोला गया है कि एक पार्टी जो रहती है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जब एक पार्टी अवॉइड कर देती है कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब कि भाई मेरे को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो ऐसे टाइम पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड बन जाता है, यानी अब उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट के अंदर। ओके, तो ये यहाँ पर बोला गया है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ओके, नाउ देखो अब आगे डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया गया है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क क्या होता है आखिर। ठीक है, मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उनमें फ़र्क क्या होता है आखिर। तो देखो यहाँ पर बताया गया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट टेक्स इट्स फुल एंड प्रॉपर लीगल इफेक्ट अंटिल इट इज सेट असाइड, will a void contract is a nullity and no right would occur there under from its commencement। मतलब यहाँ पर ये बोला गया है देखो कि जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहाँ पर अगर आप देखोगे तो उनमें पूरी लीगल मतलब उसमें रहती है, मतलब पूरी इन्फोर्सिबिलिटी रहती है, लीगल राइट सारी चीज़ें उसके अंदर रहती है, लीगल इफेक्ट रहता है। अगर ये जो आदमी है मतलब सुमित जो है अगर वो कुछ भी ना करे और कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड ही रहने दे तो ऐसे टाइम पर वो जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही काम करेगा, कोई इसमें फ़र्क नहीं रहता है। ठीक है, उसमें लीगल इफेक्ट रहेंगे कि अगर कल को मान लो ये 10,000 रुपये भी नहीं देता है तो ऐसे टाइम पर सुमित जाकर केस कर सकता है। ठीक है, तो भैया देखो 10,000 रुपये नहीं दिया मेरे को। लेकिन वहीं पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई लीगल राइट मतलब कह सकते हो लीगल इफेक्ट नहीं रहता, उसमें कोई आपके राइट्स नहीं रहता। अगर मान लो सामने वाला आपको 10,000 रुपये नहीं देता है तो ऐसे टाइम पर आप इन्फोर्स नहीं कर सकते कोर्ट में जाकर। ठीक है,
तो ये रहता है एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी लीगल मतलब कह सकते हो लीगल इफेक्ट रहता ही नहीं, आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते इन्फोर्स करने के लिए, देखो भैया ये अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहा है। वहीं पे अगर आप वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को देखोगे तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें लीगल इफेक्ट्स रहते हैं, आप चाहो तो इन्फोर्स करवा सकते हो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को अगर वॉइड नहीं किया जाए, अवॉइड नहीं किया जाए, तो ऐसे टाइम पर वो वैलिड की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो लिखा है कि इट इज़ वॉइड अब इनिशियो, इट इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट इन आई ऑफ लॉ फ्रॉम इट्स बिगिनिंग। मतलब क्या कि जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो वॉइड अब इनिशियो होते हैं, मतलब शुरुआत से ही वॉइड होते हैं, मतलब उनमें कोई भी शुरुआत से ही लीगल इफेक्ट नहीं रहता है। एंड यहाँ पर ये बोला गया कि ये मतलब लॉ के हिसाब से तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होते जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसलिए उनको ट्रेड ही नहीं करता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स को, ठीक है। तो यही यहाँ पर बोला गया है, ओके। अब नाउ यहाँ पर सेक्शन 2F में रेसिप्रोकल प्रॉमिस की डेफिनेशन दी गई है कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है, ओके। तो ऐसे तो मैंने आपको बताया रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है कि मतलब जैसे यहाँ पर एक ऑफर देता है, एक प्रॉमिस करता है कि देखो मैं अपना घर तुमको बेच दूंगा जब तुम मुझे 10,000 रुपये दे दोगे। तो ऐसे टाइम पर दूसरा पर्सन भी एक प्रॉमिस करता है कि ठीक है मैं तुमको 10,000 रुपये दे दूंगा अगर तुम मुझे अपना घर दे दोगे, ठीक है। तो दूसरा आदमी जब प्रॉमिस करता है तो उसको रेसिप्रोकल प्रॉमिस बोला जाता है। देखो यहाँ पर लिखा है कि प्रॉमिसेस विच फ्रॉम द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ठीक है। कि मतलब प्रॉमिसेस जिसमें कंसिडरेशन होता है, मतलब पार्ट ऑफ कंसिडरेशन की एक आदमी प्रॉमिस करता है उसके बदले में आपको भी कुछ मिलता है, मतलब सामने वाला भी आपको एक प्रॉमिस देता है, ठीक है। तो उसको रेसिप्रोकल प्रॉमिस बोलते हैं, एक दूसरे को उन लोग प्रॉमिस देते हैं इसलिए उसको रेसिप्रोकल प्रॉमिस बोला जाता है, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पर आगे लिखा है कि इन द केस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस ईच पार्टी इज अ प्रॉमिसर एज टू द प्रॉमिस। मतलब क्या कि अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिस में आप देखोगे तो हर एक आदमी जो रहेगा, मतलब दोनों जो पर्सन रहेंगे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, दोनों के दोनों प्रॉमिस मतलब प्रॉमिसर होते हैं, दोनों अपने एक टाइप से प्रॉमिस ही करते रहते हैं। जैसे ये आदमी है सुमित है, वो भी प्रॉमिस कर रहा है तो ये भी प्रॉमिसर है, और ये जो राजू है ये भी प्रॉमिस कर रहा है, तो दोनों के दोनों ही प्रॉमिसर है कि दोनों के दोनों प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है। तो he make and a promisee as to that which he receives, he is both promiser and acceptor, promising to become liable and accepting the others liability। मतलब क्या यहाँ पर यही रहता है कि हम प्रॉमिसर भी रहते हैं, प्रॉमिसी भी रहते हैं, हम बेसिकली प्रॉमिस करते हैं ताकि हमको जो है मतलब कुछ मिले सामने से, और मतलब बेसिकली हम लाइबल बन जाए कि हम ये करने वाले हैं, हमारे ये ऑब्लिगेशन बन जाएगा। साथ ही में सामने वाला भी हमारे साथ में प्रॉमिस करता है ताकि उसकी भी लाइबिलिटी बन जाए और हमें कुछ राइट्स मिल जाए, ठीक है, सामने की तरफ से हमें कुछ कंसिडरेशन मिल जाए, ठीक है। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस में ये होता है कि दोनों के दोनों पार्टीज प्रॉमिसर होते हैं और दोनों के दोनों पार्टीज प्रॉमिसी भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर यही बोला गया है, ओके। सेक्शन उसके बाद देखो यहाँ पर सेक्शन 10 की बात की गई है, यानी ये जो अपना असेंशियल एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट का, सेक्शन 10 के अंदर ही बताया गया है कि कौन से असेंशियल एलिमेंट है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को रखने के लिए। तो यहाँ पर बोला गया सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट ले डाउन दैट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कंपेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विथ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट और नॉट हियर बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय। मतलब क्या कि सारे कॉन्ट्रैक्ट मतलब सारे एग्रीमेंट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अगर उनके अंदर ये सारे असेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट हो जो कि सेक्शन 10 के अंदर दिया गया है। जैसे फ्री कंसर्ट हो गया, पार्टीज का फ्री कंसर्ट होना चाहिए, कंपीटेड टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि आप माइनर नहीं होने चाहिए, वो सारी चीज़ें, ठीक है। आप साउंड माइंडेड होना चाहिए, ठीक है। आपको कोई भी मतलब लॉ जो है आपको वो डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो लॉ के द्वारा, ठीक है। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और आपका जो एग्रीमेंट है वो हियर भी एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि मतलब वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए कि आपका जो एग्रीमेंट है वो तो वॉइड एग्रीमेंट है, और अगर एग्रीमेंट ही वॉइड है तो ऐसे टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला गया है सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अगर उनके अंदर ये सारे असेंशियल एलिमेंट्स हो, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वही कि कैपेसिटी टू पार्टीज होनी चाहिए, ठीक है। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट एक्सरसाइज फ्री कंसर्ट होना चाहिए पार्टीज के अंदर। इट मस्ट बी फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्टिव, मतलब वही चीज़ की कंसिडरेशन सही होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद एन एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। अगर ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती है तो ऐसे टाइम पर वो जो एग्रीमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कहला जाएगा, ठीक है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वो, ठीक है। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है अगर उसके अंदर ये असेंशियल एलिमेंट्स नहीं होते तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाएगा, ठीक है। वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा अगर उसके अंदर कोई इनमें से कोई भी एक असेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं रहता है तब, ठीक है। तो मे भी आपको ये समझ आ गया होगा यहाँ तक चीज़ें। अब नाउ देखो यहाँ से हमारी चीज़ें स्टार्ट होती है, मतलब जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि कौन से टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। देखो लिखा है एन एग्रीमेंट विच पोसेसेस ऑल अबव एलिमेंट्स आर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जिसमें सारे असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है।
आगे लिखा है देखो, ऑल एग्रीमेंट्स आर देयर फॉर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, जिसके वजह से आप ये कह सकते हो कि सारे एग्रीमेंट जो होते हैं, मतलब यहाँ पर लिखा है कि ऑल एग्रीमेंट, जो जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो सब के सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो पक्का एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट से ही बने होते हैं। तो यही चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो एग्रीमेंट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि देखो काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जिन टाइप्स को आप उनकी वैलिडिटी, परफॉर्मेंस और फॉर्मेशन के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। मतलब जैसे काफ़ी सारे जो होते हैं, कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कोई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसकी वैलिडिटी के हिसाब से अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स है। फॉर्मेशन का हिसाब से भी देखोगे तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो रहते हैं रिटर्न में बनते हैं, कुछ ओरल में बनते हैं, तो कुछ इशारों में कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। तो किसी में तो ऐसा होता है कि लॉ आपका कॉन्ट्रैक्ट बनवा देता है, वैसे ही आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से भी आप देखोगे तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें जो है जो परफॉर्मेंस है, मतलब क्या कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पूरा कर दिया जाता है, तो उसके बाद वो एक अलग कॉन्ट्रैक्ट का नाम बन जाता है, ठीक है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें एक आदमी तो अपना जो ऑब्लिगेशन है वो पूरा कर देता है, दूसरा आदमी अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग उनकी वैलिडिटी, फॉर्मेशन और परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप कह सकते हो अलग अलग टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो अब ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप्स देखने वाले हम लोग, ओके। तो स्टार्टिंग करते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी से, ठीक है। आज वैलिडिटी को ही देखेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फॉर्मेशन और परफॉर्मेंस को देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं देन। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, यानी वैलिडिटी के हिसाब से कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो देखो लिखा है एन एग्रीमेंट बिकम कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर फुलफिल्ड, इट बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या, यहाँ पर ये बोला गया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है, मतलब कोई भी एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है अगर उसके अंदर सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है। तो सारी चीज़ें अगर फुलफिल्ड रहती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो ऐसे टाइम पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, मतलब वो जो एग्रीमेंट होगा वो एक वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है इफ़ वन और मोर एलिमेंट आर मिसिंग, मतलब इसमें से अगर कोई भी असेंशियल एलिमेंट अगर मिसिंग रहता है आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो ऐसे टाइम पर आपका कॉन्ट्रैक्ट या तो वॉइडेबल बन जाएगा, जैसे अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाएगा, या फिर वॉइड बन जाएगा। हो सकता है अगर मान लो उसमें फ्री कंसेंट के साथ में और भी कोई मतलब नहीं है, या फिर दूसरा कोई भी असेंशियल एलिमेंट नहीं है प्रेजेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी बन सकता है। हो सकता है मान लो आपका कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है, तो ऐसे टाइम पर आपका कॉन्ट्रैक्ट इलीगल भी बन सकता है और अनएनफोर्सेबल भी बन सकता है, ठीक है। अनएनफोर्सेबल क्या होता है तो आगे आपको बताऊंगा, ये थोड़ा अलग होता है, ऐसा नहीं कि इसमें इलीगल कोई काम होता है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में, बट ये थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो इसको आपको समझाऊंगा, ओके। तो देखो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो आपको ऐसे ही समझ आ गया, सारे एसेंशियल एलिमेंट रहेगा तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो नाउ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, तो अभी आपको मैंने बताया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जिसमें जो रहेगा पार्टीज जो रहेगी उसको, मतलब पार्टीज को जो है एक पार्टी के पास ऑप्शन रहेगा कि वो जो है वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रख सकता है, या फिर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को जो है अवॉइड करके उसको वॉइड भी बना सकता है, ठीक है, जिसमें लीगल इन्फॉर्मेबिलिटी नहीं रहेगी फिर, लेकिन एक रीजनेबल टाइम के अंदर, ठीक है। तो वापस से वही चीज़ें, इसलिए यहाँ पर पॉइंट्स ही पढ़ लेते हैं पहले, डायरेक्टली एग्जाम्पल क्या लेंगे। तो देखो लिखा है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट द ओपिनियन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ओपिनियन ऑफ द अदर और अदर इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कि एक आदमी के पास ओपिनियन रहता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है और उसको मतलब चाहे तो अवॉइड करके वॉइड बना सकता है, और दूसरी पार्टी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है, ऐसी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है सेक्शन 2I में ये डेफिनेशन दी गई है, ओके। द कंसेंट ऑफ अ पार्टी इज नॉट अ फ्री कंसेंट एंड इट मे बी कॉज्ड बाय कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। द पार्टीज हुज कंसेंट इज नॉट फ्री मे आइदर रिसेंडिंग, मतलब वो चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, रिसेंड का मतलब होता है अवॉइड कर देना, ठीक है। कि वो जो पार्टी रहेगी जो कि मतलब जिनका फ्री कंसेंट नहीं था उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो इन 4 रीजंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आई थी, मतलब क्या, कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर फ्रॉड की वजह से अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आई है, तो ऐसे टाइम पर मतलब उसका फ्री कंसेंट नहीं है पार्टी का, जिसकी वजह से वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। द कॉन्ट्रैक्ट और इलेक्टेड टू बाउंड बाय इट, मतलब जिससे भी वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाउंडेड है उस कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो वो अवॉइड कर सकता है। अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू टू वैलिड टिल इट इज अवॉइडेड बाय द पार्टी एंटाइटल्ड टू डू सो। मतलब क्या कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, एक अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है वो तब तक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहता है जब तक उसकी जो पार्टी है जिसके पास भी ये ओपिनियन है कि वो चाहे तो कर सकता है, वो जब तक उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर देता है, तब तक वो जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही काम करता है, ठीक है। अगर मान लो वो आदमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी मतलब छेड़छाड़ नहीं करता है, ठीक है, मतलब अवॉइड नहीं करता है उसको, तो ऐसे टाइम पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही काम करेगा, सारी चीज़ें सेम रहेगी, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही, ठीक है।
बट अगर वो अवॉइड कर देता है तो ऐसे टाइम पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि कैसे, मतलब एक एग्जांपल दिया गया है कि जैसे मान लो कि ए प्रोमिसेस टू सेल हिज कार बी, मतलब क्या कि ए जो है वो प्रॉमिस करता है बी को कि वो अपनी कार उसको बेचेगा 3 लाख में, ठीक है। अब होता है क्या कि हिज कंसर्न टू कॉन्ट्रैक्ट इज ऑब्टेनेड बाय यूज ऑफ फोर्स, मतलब क्या कि ए को जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया था। बी जो था कोई भाई था, कोई डॉन था, ठीक है, उसने ए को ऊपर बंदूक रखी, भाई तू मेरे को अपना घर बेच, मतलब गाड़ी बेच, नहीं तो तेरे को गोली मार दूंगा 3 लाख रुपए में, ठीक है। अब ऐसे टाइम मान लो उसके पास मर्सिडीज थी, ऐसे टाइम पर मर्सिडीज मांग रहा था 3 लाख रुपए में, तो ये जो है वो डर के मारे बोला ठीक है मैं दे दूंगा। तो ऐसे टाइम पर यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया है ए के ओपिनियन में, कि ए चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है कि उसको, क्योंकि वहाँ पर उसका फ्री कंसर्न नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कि ए में इलेक्ट टू द बाउंड बाय इट और ही में अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, कि ए जो है वो चाहे तो उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी रख सकता है और चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड भी कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो बिकम वॉइडेबल, यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल सिर्फ फ्री कंसर्न की वजह से नहीं होता है, कि अगर किसी पार्टी का कंसर्न फ्री नहीं है तो ऐसे टाइम पर वो वॉइडेबल बन जाएगा। और भी काफ़ी सारे रीजंस होते हैं जिसके वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल बन सकता है, ठीक है। मतलब ये तो एक ही रीज़न है फ्री कंसर्न, और भी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, ठीक है। अब कौन से रीजन रहते हैं तो यहाँ पर देखो बताया गया है, बताया मतलब फर्स्ट पॉइंट बताया, देखो कैसे रीज़न है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि इफ़ अ पर्सन प्रोमिसेस टू डू समथिंग फॉर अनदर पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन बट द अदर पर्सन प्रिवेंट हिम फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एट हिज ओपिनियन। मतलब क्या कि देखो यहाँ पर ये बोला गया है कि जैसे मान लो कोई दो लोग हैं, ठीक है, जैसे ये 2 पर्सन है, इनमें से एक आदमी जो है वो प्रॉमिस करता है, मतलब दोनों आदमी प्रॉमिसेस करते हैं कि देख भाई मैं तेरे लिए ये काम कर दूंगा, तू मेरे बदले में ये काम कर देना, या फिर मुझे इतने पैसे दे देना, ठीक है। दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है अपना अपना कि तू मेरे लिए ये करना, मैं तेरे लिए ये करूँगा, दोनों के बीच में कंसिडरेशन होता है, ओके, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब होता क्या है, एक आदमी जो है वो अपना काम तो करने के लिए तैयार है, भाई मैं अपना काम कर दूंगा तो मेरे को पैसे दे देना, ठीक है। मतलब ये जो आदमी है मान लो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन अब ये जो दूसरा आदमी रहता है वो अपना काम करने के लिए तैयार नहीं है, वो चाहता है कि मैं इसको पैसे ना दूं, ठीक है, अपना काम करवा लूँ, पैसे नहीं दूंगा, ठीक है। ऐसे टाइम पर ये जो आदमी है जो कि काम कर रहा है वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को मतलब वॉइड कर सकता है कि भाई मेरे को काम नहीं करना है, ठीक है, मैं नहीं काम करेगा तेरा, ठीक है, क्योंकि तू पैसे देने वाला नहीं है, तू खाली नाटक कर रहा है, देख रहा हो कि तू कब से नाटक कर रहा है, पैसे मांग रहा हो तो तू बोल रहा है नहीं आज नहीं दूंगा कल दूंगा, मेरे पास पैसे अभी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं तेरा काम नहीं करूंगा। और इस टाइम पे मैं एक कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करना चाहता हूँ, अवॉइड करना चाहता हूँ, मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना है, ठीक है। पहले तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट के लिए हामी दे दी थी, लेकिन अब मुझे ये नहीं करना है कि तू अपना काम, अपना जो मेरा जो कंसिडरेशन है वो जल्दी दे नहीं रहा है मेरे को, ठीक है। तो जब एक आदमी जो है वो अपना प्रॉमिस से मुकरने लग जाता है तो ऐसे टाइम पर दूसरा आदमी जो है वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है उसकी ओपिनियन के ऊपर, ठीक है, और चाहे तो उसको वैलिड भी रख सकता है कि वो अपना काम कर दे, और ऐसे टाइम पर दूसरा आदमी जो रहेगा इंतजार करेगी वो दे या फिर ना दे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं, ओके। यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि जैसे मान लो ए और बी है, दो लोग हैं, ये ए है मान लो, ये बी है, ठीक है। अब होता है क्या देखो कि ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि बी जो रहेगा यानी ये जो बी है वो कुछ काम करेगा ए के लिए, ठीक है, कुछ काम करेगा 20,000 रुपये के लिए, 20,000 रुपये मिलेगा ए बी को, ठीक है, अगर वो बी जो है वो ए के लिए कुछ काम कर दे। अब होता क्या देखो कि ई बी इज़ रेडी एंड विलिंग टू एग्जीक्यूट द वर्क एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, की ये जो बी है वो काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है कि जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है वो सारे काम मैं कर दूंगा, ठीक है। अभी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ नहीं है, अभी सिर्फ तैयारी हुई है कि हाँ बी रेडी है काम करने के लिए, लेकिन जो ए है वो प्रिवेंट कर रहा है कि भाई मेरे को पैसे ना देने पड़े, ठीक है। प्रिवेंट मतलब क्या कि वो ए जो है वो थोड़ा नाटक कर रहा है कि भाई इतने ज़्यादा पैसे नहीं, मैं इतने पैसे नहीं दूंगा, थोड़ा मतलब ऐसा नाटक कर रहा है कि मेरे को पैसे नहीं देना, मतलब वो अपना प्रॉमिस को पूरा नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल है एट द ओपिनियन ऑफ बी, ठीक है, मतलब बी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। ऐसे टाइम पर ये ए जो है वो बोलेगा नहीं कि देखो तू तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करा तो ऐसे टाइम पर तेरे पर केस कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर वैसा कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि जो बी है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है इस बात पे कि ये जो दूसरा ए जो है वो अपना प्रॉमिस जल्दी पूरा कर नहीं रहा है, ठीक है, मतलब वो अपना पैसा नहीं दे रहा है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है एज पर वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसका जो ऑब्लिगेशन है उसे पूरा नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से अब मैं कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये इसके वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन सकता है कि अब ये जो बी है इसके ऊपर रहेगा कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखे, मतलब अपना काम कर दे, या फिर उसको अवॉइड कर दे कि मेरे को नहीं करना है कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। तो ये ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बनाया जा सकता है कि जब एक आदमी अपनी प्रॉमिस को पूरा नहीं कर रहा रहता है, मतलब प्रिवेंट करता है कि मेरे को पूरा नहीं करना है, तो ऐसे टाइम पर दूसरा आदमी जो रहेगा वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा यहाँ पर लिखा है व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसेस टू परफॉर्म एन ऑब्लिगेशन विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, एनी फेलियर ऑन हिज पार्ट टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन विद इन अ फिक्स टाइम मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ओपिनियन ऑफ द प्रॉमिसी। मतलब क्या, यहाँ पर ये बोला गया है कि जैसे मान लो दो लोग हैं,
ठीक है, एक आदमी जो है ये प्रॉमिसर है। प्रॉमिसर मतलब जो ऑफर देता है, प्रॉमिसी मतलब जो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो अब ये जो प्रॉमिसर है ये प्रॉमिसी को कुछ ऑफर देता है कि भाई मैं तेरे लिए एक काम कर दूंगा, कल मान ले, जैसे आज मान ले मैं तेरा कोई काम है वो करके दे दूंगा और तू मेरे को 10,000 रुपये दे देना। ठीक है, ये जो दूसरा पर्सन है वो बोलता है ठीक है मैं तेरे को दे दूंगा। अब होता है क्या, ये जो पहला पर्सन है जो प्रॉमिसर है वो अपना काम उतने टाइम के अंदर कर ही नहीं पाता है। आज मतलब उसका टाइम था कि आज मेरे को करके दे देना है, लेकिन वो आज खत्म ही नहीं करता है काम। ठीक है, बोलता है एक हफ्ते बाद अब काम खत्म होगा। ठीक है, ऐसे टाइम पर यहाँ पर क्योंकि ये अपने टाइम लिमिट के अंदर मतलब काम नहीं कर पा रहा है और जो भी टाइम था उसके ऊपर टाइम बीत चुका है, ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो ऐसे टाइम पर ये जो दूसरा पर्सन है वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है कि नहीं मेरे को इससे काम नहीं करवाना है, बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है, मैं कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करूँगा, मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर ये जो दूसरा पर्सन है उसके ऊपर केस नहीं कर सकता है क्योंकि जो भी पर्टिकुलर टाइम लिमिट था उसके अंदर उसने काम को परफॉर्म नहीं किया है, अपनी ऑब्लिगेशन को ख़त्म नहीं किया है, जिसकी वजह से दूसरा जो पर्सन रहेगा वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो मतलब अवॉइड कर सकता है। ठीक है, तो एनी फेलियर ऑन हिज पार्ट टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, यानी जो प्रॉमिसर है वो अपनी प्रॉमिस को अगर पूरा नहीं कर पाता है तो ऐसे टाइम पर जो है जो प्रॉमिसी रहेगा उसकी ओपिनियन पे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना दिया जाएगा। मतलब कि वो चाहे तो उसको अवॉइड भी कर सकता है या फिर वैलिड भी रख सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मतलब वॉइडेबल बनाया जा सकता है। ओके, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है कि इफ़ द पार्टी रिसेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ रिसीव्ड एनी बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अनदर पार्टी टू सच कॉन्ट्रैक्ट ही शुड रिस्टोर सच benefits so far as may be the person from whom it was received। मतलब क्या, जैसे यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, मान लो कि ये जो बी है, ये जो दूसरा पर्सन है इसका नाम मान लो बी है, जो भी है। ठीक है, तो ये जो बी है मान लो इसने कुछ काम जो है वो ए के लिए कर दिया था, लेकिन अब उसके बाद ये जो ए है वो पैसा देने से नाटक कर रहा था। ऐसे टाइम पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो बी है इसने बोला मैं काम नहीं करूँगा अब तेरा। ठीक है, आगे का जो काम है वो मैं नहीं करने वाला हूँ, मैंने जितना कर दिया उतना कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैं नहीं करूँगा क्योंकि तू पैसा देने में नाटक कर रहा है। ठीक है, अब ऐसे टाइम पे ये जो बी था इसने कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दिया। ठीक है, अब हुआ क्या, देखो क्योंकि इसने काम को थोड़ा बहुत किया था, कुछ भी इसको बेनिफिट तो हुआ था ना, ये जो ए है इसको थोड़ा बहुत तो बेनिफिट हो गया था, भैया आधा काम तो कर ही दिया था, तो ऐसे टाइम पे देखो तो ए को थोड़ा फायदा हो गया है। ठीक है, तो जो भी पार्टी जो रहेगी, जो भी पार्टी जिसको भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिसको मतलब अब अवॉइड किया जा रहा है, तो ऐसे टाइम पर जो भी पार्टीज रहेंगी जिसने थोड़ा बहुत बेनिफिट लिया है तो उस बेनिफिट को उसे वापस करना होगा। ठीक है, मतलब जैसे मान लो इसने थोड़ा बहुत आधा काम करवाया तो उसके बदले में थोड़ा बहुत पैसे देने पड़ेंगे इसको। ठीक है, ए को देने पड़ेंगे ताकि मतलब उसकी भरपाई हो जाए कि भैया जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो मैं तेरा काम भी नहीं करूँगा, काम अगर कर दिया है मैंने थोड़ा बहुत तो उसके बदले तू मेरे को पैसे दे दे, या फिर मान लो मैंने एडवांस दे दिया था पैसा लेकिन बाद में अब मैं कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर रहा हूँ तो ऐसे टाइम पर मैं अपना एडवांस वापस ले लूँगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कि मतलब अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आप अवॉइड कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट को तो ऐसे टाइम पर आपने जो भी बेनिफिट्स पाए हैं या फिर बेनिफिट्स सामने वाले को दिए तो आपको वापस से वो सारी चीज़ें रिस्टोर कर लेनी है जितना हो सके उतना। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर बोली गई है अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, नाउ अब वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो देखो वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों अलग अलग चीज़ें। ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट अलग है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अलग है। तो दोनों को एक एक करके समझा देता हूँ आपको कि वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो देखो वॉइड एग्रीमेंट का तो मतलब आपको सिंपल होता है क्योंकि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि आप एनफोर्स नहीं कर सकते कोर्ट में जाकर, एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसको आप एनफोर्स नहीं कर सकते, उसमें एनफोर्सिबिलिटी ही नहीं रहती है उस एग्रीमेंट के अंदर। ठीक है, और क्योंकि उसके अंदर एनफोर्सिबिलिटी नहीं रहती है उस एग्रीमेंट के अंदर तो वो एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन पाता है। जैसे अगर मान लो आपके घर के अंदर आपकी दीदी आपको बोलती है कि देखो भैया तुम पास अगर तुम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगे, अच्छे से नंबर आएगा तो तुमको एक मोबाइल खरीद के दूंगी। ठीक है, ऐसे टाइम पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कोई भी लीगल मतलब आपको करने की कोई भी इंटेंशन नहीं था कि भैया हमको कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करनी है कि कल को अगर मेरी दीदी जो है वो मेरे को फ़ोन नहीं देगी तो उसके ऊपर केस कर दूंगा, उसको जेल में भिजवा दूंगा। तो ऐसा कोई मतलब इंटेंशन नहीं था ना जब हम कॉन्ट्रैक्ट को कर रहे थे, तो उसकी वजह से वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें कोई भी लीगल एनफोर्सिबिलिटी नहीं है। वो एग्रीमेंट जो है वो एक वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, मतलब उसके अंदर कोई भी लीगल एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, तो ऐसे टाइम पर उस एग्रीमेंट को हम वॉइड एग्रीमेंट बोला जाएगा। ठीक है, तो वो कल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाएंगे उस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को। तो ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं जिनमें लीगल एनफोर्सिबिलिटी नहीं होती है तो उन्हें हम वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पर देखो लिखा है कि एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। ठीक है, जो सेक्शन 2 के हिसाब से, सेक्शन 2G के हिसाब से। ठीक है, तो वॉइड एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट एनी लीगल राइट, कोई लीगल राइट क्रिएट नहीं करता, और लीगल ऑब्लिगेशन ओके कोई भी मतलब लीगल राइट लीगल ऑब्लिगेशन ये क्रिएट नहीं करता है कि आपके ऊपर ऐसे लीगली कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको वो काम करना है। आपकी ऑब्लिगेशन आप काम करो चाहे ना करो अपने एग्रीमेंट का, नहीं करते हो तो आपके ऊपर कोई ऐसा नहीं कि केस हो जाएगा। ठीक है, तो लीगल ऑब्लिगेशन कोई भी क्रिएट नहीं होता है एक वॉइड एग्रीमेंट के अंदर। तो इट इज़ न्यूलिटी एंड डज नॉट हैव एनी लीगल इफेक्ट, कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता है।
इट इज़ वॉइड ऑफ इनिशियो फ्रॉम इट्स वेरी बिगिनिंग। मतलब ये जो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं ये शुरुआत से ही, वॉइड ऑफ इनिशियो मतलब इनिशियली, मतलब शुरुआत से ही ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये वॉइड होते हैं, ठीक है। मतलब इनको अंदर कोई भी लीगल इन्फॉर्सिबिलिटी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन और एन एग्रीमेंट विथ अ माइनर, ठीक है। मतलब क्या, जैसे मान लो ये आदमी है, ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल लेते हैं, ये है सुमित, ठीक है। अब सुमित जो है वो एक ऐसा लड़का है जिसके घर पे मतलब कोई नहीं है, मतलब उसकी मम्मी पापा जो है वो चले गए हैं बादलों में, ठीक है, मतलब ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, तो वो अकेले ही रहता है। उसका एक अच्छा खासा घर है। अब होता क्या है, ये जो राहुल है, ठीक है, ये जो राहुल है ये सुमित को देखता है, ये छोटा सा बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, इसके पास इतना अच्छा घर है, एक काम करता हूँ इसको धोखे से इसका घर में छीन लेता हूँ, ठीक है, हड़प लेता हूँ इसका घर। मतलब ये मान लो उसका मामा चाचा कोई भी है पहचान का, वो चाहता है कि सुमित का ये जो सुमित है इसका घर में ले लूँ, ओके। अब राहुल बोलता है कि देखो देखो कितना अच्छा घर है, एक काम करता हूँ मैं इससे ले लेता हूँ सुमित से। सुमित के पास जाता है, सुमित 10 साल का लड़का है, ज़्यादा छोटा सा है, मतलब उसके पास उतनी समझ नहीं है। सुमित के पास राहुल जाता है, राहुल बोलता है सुमित को, देख बेटा थोड़ा इधर साइन करके मेरे को दे दे, थोड़ा बहुत काम है मेरे को, ठीक है, थोड़ा साइन करके दे दे। अब इसको उतना पढ़ने लिखने तो आता नहीं है, 10 साल का लड़का है, उतना उतना नहीं आता है इसको, तो ये भरोसा करके उस पर साइन कर देता है या फिर अंगूठा मार देता है, ठीक है, कि हाँ देखो मैं साइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पर राहुल जो है धोखे से इसको अंगूठा मरवा देता है, और ऐसे टाइम पर देखोगे तो ये जो घर है ये अपने नाम पे करवा लेता है, प्रॉपर्टी अपने नाम पर, और उसके बदले में इसको कुछ भी नहीं देता, कोई भी ऐसी चीज़ कि हाँ भाई इसके बदले में तेरे को 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, 3 लाख रुपए दे रहा हूँ। और यहाँ पर देखो तो एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाता है कि ये जो सुमित है वो अपना घर जो है वो राहुल को बेच रहा है, ठीक है, फ्री में ही दे रहा है, ऐसे ही दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखो पहली बात तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही नहीं है। ऊपर से इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखोगे तो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, यानी ये माइनर एक है, एक छोटा बच्चा है जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये कोई मेजर नहीं है, 18 साल से ऊपर नहीं है जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसकी वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वैलिड नहीं कहा जाएगा। तो कल को अगर मान लो ये जो सुमित है जब बड़ा होगा तो वो कह सकता है कि ये जो घर है जो कि ये राहुल मेरे से छीन लिया है, वो उस टाइम पर छीना था जब मैं छोटा बच्चा था, एक माइनर था, उस टाइम पर एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, एंड जिसके मतलब एक वॉइड एग्रीमेंट है, यहाँ तक कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, एक वॉइड एग्रीमेंट है जिसकी वजह से इसकी कोई भी लीगल इन्फॉर्सिबिलिटी नहीं है, तो इसलिए मैं अपना घर वापस ले रहा हूँ, ठीक है। तो यही बात हो जाएगी, तो ये जो रहेगा सुमित वो वापस अपना घर ले लेगा, ठीक है। तो ये इसको हम एक वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं, जब उसके अंदर एक लीगल इन्फॉर्सिबिलिटी नहीं रहती है उस एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अब क्या होता है उसको समझ लो, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो उसके एग्जाम्पल यहाँ पर लेने के लिए यहाँ पर लिया हूँ मैं, देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि शुरुआत में तो वैलिड होता है, मतलब क्या कि वो शुरुआत में तो वैलिड होता है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब स्टार्टिंग में सब सही रहता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहता है, इन्फॉर्सिबिलिटी भी रहती है उसके अंदर, लेकिन बाद में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जिसके वजह से वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड बन जाता है, ठीक है। मतलब बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है, जैसे आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल लेके, फिर यहाँ पर पॉइंट्स को पढ़ेंगे, पहले एग्जाम्पल ले लेंगे फिर पॉइंट्स को पढ़ेंगे, तो जल्दी जल्दी पॉइंट्स को रीड खाली करना रहेगा अपने को, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल है, मान लो, ठीक है। अब होता क्या है, देखो ये है राहुल, ठीक है। राहुल जो है वो सोचता है, देखता है एक काम करता हूँ मैं अपनी एक दुकान खोल लेता हूँ जहाँ पर मोबाइल बेचूंगा, ठीक है, मतलब मोबाइल की एक दुकान खोल लेता हूँ, अच्छी सी शॉप खोल लेता हूँ, मस्त कमाएंगे अच्छा खासा, ओके। अब होता क्या है, मोबाइल खरीदने गए तो सोचता है एक काम करते हैं चाइना से अच्छा खासा मतलब मोबाइल मिल जाता है सस्ते में, तो एक काम करते हैं चाइना से फ़ोन खरीद लेते, ठीक है। तो जिनपिंग को फ़ोन करते किया जाता है कि देखो भैया हमको, मतलब देखो यहाँ पर पहले मास्क पहन लेते हैं क्योंकि कोरोना वोरोना हो सकता है, ओके। तो पहले मास्क पहन लिया जाए, तो राहुल ने मास्क पहन लिया, ओके। अब होता क्या है, राहुल ने मास्क पहन लिया, उसकी दुकान है ये, ठीक है। राहुल ने मास्क पहन लिया, अब राहुल जो रहता है वो जिनपिंग को फ़ोन करता है, देखो देखो मेरे को जो है तुम्हारा चाइना का फ़ोन चाहिए, ठीक है, वो वीवो ओप्पो कोई भी फ़ोन मेरे को दे दो, ये सारे फ़ोन मेरे को इधर इंपोर्ट करवा दो, ठीक है, इंडिया में इंपोर्ट कर दो, मेरे को फ़ोन चाहिए, मेरे को बेचना है, ठीक है, शॉप खोलनी है मेरे को। तो जो जिनपिंग रहता है बोलता है देखो देखो इतना पैसा लगेगा, ठीक है, वो अपना बता देता है इतना इतना पैसा लगेगा, राहुल बोलता है ठीक है इतना पैसा मैं तुमको भेज दूंगा, ओके। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है दोनों के बीच में कि ठीक है मैं तुमको इतना पैसा दूंगा, जिनपिंग बोलता है ठीक है मैं तुमको ये मोबाइल दे दूंगा, ठीक है। अब दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब देखोगे शुरुआत में सारा कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बोला जाए कि ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। लीगल इन्फॉर्सिबिलिटी भी है, कल को अगर मान लो ये पैसा नहीं देता है तो इसके ऊपर केस हो सकता है राहुल के ऊपर, और अगर ये मोबाइल नहीं देता तो इनके ऊपर जिनपिंग के ऊपर केस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लीगल इन्फॉर्सिबिलिटी भी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, सारी चीज़ें मस्त है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ओके। अब यहाँ पर सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मस्त है। अब होता क्या है देखो,
कि अचानक से जो चाइना और इंडिया जो है दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। मोदी जी बोलते हैं अब देखो चाइना के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे सारे नाते ख़त्म हो चुके हैं, बस बहुत हुआ, अब कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं होगा, मतलब चाइना के साथ अब हम कुछ लेन देन नहीं करेंगे, चाइना माल सब बंद करो, ठीक है, ना मोबाइल खरीदेंगे ना कुछ खरीदेंगे, ठीक है, खिलौना भी नहीं खरीदेंगे चाइना से, अब मतलब चाइना माल पूरा बाइकआउट करो, अब कुछ नहीं आएगा चाइना से, कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं करनी है, चाइना के साथ लेना देना ही नहीं रखना है हमको, ठीक है। लड़ाई हो चुकी है, मारकाट अभी होगी, हम लोग अभी फाइट लड़ने वाले। अब हो गया क्या कि चाइना का जो सामान था उसको अब इंडिया में बैन कर दिया गया कि अब चाइना से आप कोई भी सामान को नहीं ले सकते। अब हुआ क्या, अभी तक आपका सामान घर पे आया नहीं है, ठीक है, आपने मतलब अभी कॉन्ट्रैक्ट मतलब अभी आपका घर पे सामान आया नहीं है, आपका फ़ोन अभी आपने ख़रीदा नहीं है, अभी सिर्फ आपने ऑर्डर दिया था, ठीक है। लेकिन उससे पहले ही क्या हुआ कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया उसके बाद क्या हुआ कि जो मोदी जी थे उन्होंने बोल दिया कि अब जो है चाइना माल जो है वो बैन हो चुका है, तो अब ये इलीगल होगा, अगर आप चाइना मोबाइल खरीदते हो तो ऐसे टाइम पर आप जो है गलत काम कर रहे हो, मतलब एक इलीगल काम कर रहे हो, ठीक है। तो अब हुआ क्या यहाँ पर, क्योंकि वॉर डिक्लेयर हो गई है जिसकी वजह से अब आप जो कॉन्ट्रैक्ट को पहले कर रहे थे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था, अब कुछ सर्कमस्टांसेस आ गए, कुछ चेंजेस आ गए, सिचुएशन ऐसी आ गई जिसकी वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। अब कल को अगर मान लो आप पैसे मान लो पहले ही भेज दिए थे और जिनपिंग आपको पैसा वापस नहीं देता है, तो ऐसे टाइम पर आप कोई भी केस नहीं कर सकते हो, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, जिसकी वजह से अब आपका पैसा भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर पैसा को भेज चुके हो तो, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड बन चुका है। या फिर अगर मान लो आपने पहले पैसा मोबाइल ले लिया और अभी पैसा नहीं दिया था, तो ऐसे टाइम पर आपको पैसे भी देने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है, मतलब कि सामने वाला आपके ऊपर केस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ओके। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि शुरुआत में तो वैलिड होते हैं, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस या फिर कुछ चेंजेस आते हैं, लॉ में चेंजेस आ जाते हैं या फिर पॉलिसीज़ में या फिर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिसके वजह से वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए बोला जा रहा है कि पहले ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बाद में ये वॉइड बन गए, ठीक है। अगर ये शुरुआत से ही अगर वॉइड होते तो इन्हें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोला ही नहीं जाता, ये जो कॉन्ट्रैक्ट कभी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रहते, ये शुरुआत से फिर एग्रीमेंट रहते, अगर ये शुरुआत से ही वॉइड होते तो उन्हें हम वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जो शुरुआत से ही मतलब जिनमें लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती है तो उन्हें वॉइड एग्रीमेंट बोला जाता है, और जो शुरुआत में तो वैलिड होते हैं बाद में वॉइड बन जाते हैं तो उन्हें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, ओके। तो यही यहाँ पर बोला गया, देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय द लॉ बिकम वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, मतलब वही डेफिनेशन कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट जो सीज हो जाता है यानी रुक जाता है एनफोर्स होने से लॉ के द्वारा, वो वॉइड बन जाता है जब व्हेन इट इज सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, जब वो रुक जाता है एनफोर्स होने से, ठीक है। तो उसको ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उन्हें हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं सेक्शन 2J के हिसाब से। और कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ओरिजिनली एंटरेड इनटू वे मे बी वैलिड, मतलब जब उस शुरुआत में जब कॉन्ट्रैक्ट को बनाया गया था तो हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड हो, बाइंडिंग भी हो, मतलब दोनों के बीच में ऑब्लिगेशन भी क्रिएट करे पार्टीज़ के। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे यहाँ पर यही एग्जाम्पल वाला है, यही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है कि मान लो आप इंपोर्ट कर रहे हो कोई फॉरेन गुड, बाहर से कोई सामान मंगा रहे हो, और अचानक से क्या होता है कि सडन वॉर जो है वो डिक्लेयर हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड बन जाता है, ठीक है। फॉरेन ट्रेड के ऊपर बैन हो जाता है कि आप इस कंट्री से जो है सामान को नहीं मंगवा सकते, ऐसे टाइम पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यही बात है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में भी आपको समझ आ गया होगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, शुरुआत में वैलिड होता है बाद में वॉइड बन जाता है, तो इसलिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। और अगर शुरुआत से ही वो जो मतलब एग्रीमेंट जो है शुरुआत से ही अगर इनमें लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं रहती है तो उसे वॉइड एग्रीमेंट बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी एग्रीमेंट के अंदर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी शुरुआत से ही नहीं है तो ऐसे टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा। बट अगर किसी एग्रीमेंट में शुरुआत में लीगल इन्फोर्सिबिलिटी है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और बाद में अगर उसकी लीगल इन्फोर्सिबिलिटी चली जाती है तो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो बन जाएगा, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट देखते हैं जो कि है हमारा इल्लीगल एग्रीमेंट, ठीक है। अब इल्लीगल एग्रीमेंट क्या होता है उसको समझ लेते हैं, ओके। तो नाउ यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, जैसे कि मान लो अब होता क्या है, हम जो है ये जो राहुल है अब वो चाहता है कि देखो मेरे को अब डॉन बनना है, ठीक है, मेरे को डॉन बनना है, मेरे को बंदूक चाहिए, राहुल जो है राहुल भाई मेरे को बनना है। तो इसके लिए वो जिनपिंग को फ़ोन करता है, देखो देखो मेरे को एक बंदूक चाहिए AK-47 राइफल। वैसे तो कहीं और फ़ोन करना चाहिए था, पाकिस्तान फ़ोन करना चाहिए था, बट गलती से जिनपिंग के पास लग गया, सोचा चलो इसी से ले लेते, सस्ते में दे देगा, चाइना वाला है थोड़ा सस्ते में मिल जाएगा, ठीक है। तो राहुल जिनपिंग
को फ़ोन करता है, देखो भैया मेरे को AK-47 राइफल चाहिए, ठीक है, डॉन बनना है मेरे को। अब होता है क्या है, जिनपिंग बोलता है देखो देखो इतना पैसा लगेगा, लाख रुपया भेज दो मेरे को, मैं तुमको भेज दूंगा, ठीक है, बंदूक। अब दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब बताओ ये जो कॉन्ट्रैक्ट है क्या ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है? क्या लॉ हमें ये परमिशन देता है कि हम बंदूक जो है वो खरीद सकते हैं या फिर ऐसी वेपन्स की हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? तो देखोगे तो लॉ हमें ऐसी परमिशन नहीं देता है, जिसकी वजह से जो कि लॉ हमें परमिशन नहीं देता है जिस चीज़ों की करने की, तो ऐसे टाइम पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड नहीं रहेगा। जैसे अगर मान लो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप किसी की सुपारी दे रहे हो, भैया देखो मेरा दुश्मन है इसको मार डालो, ठीक है, ये ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक पॉलिसी यानी लॉ के खिलाफ है वो कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा वो एक इलीगल एग्रीमेंट कहा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कहा जाएगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जो मतलब शुरुआत में तो उसमें वैलिडिटी रहती है ना, और ये जो इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं तो शुरू इनमें तो मतलब कह सकते हो इन्फोर्सिबिलिटी शुरुआत से ही नहीं होती है, इसलिए इन्हें इलीगल एग्रीमेंट कहा जाता है, ना कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बोलोगे तो वो ऐसा बन जाएगा कि भैया पहले इलीगल नहीं था बाद में इलीगल बन गया, ओके। तो इलीगल एग्रीमेंट बोला जाता है इसको, जिसके अंदर लॉ के खिलाफ में अगर कोई मतलब कोई गलत काम है आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, आप इलीगल काम कर रहे हो, तो उससे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं उन्हें हम इलीगल एग्रीमेंट्स बोलेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, इलीगल एग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा है एन इलीगल एग्रीमेंट इज़ वन विच गोज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसीज, मतलब जो भी पब्लिक पॉलिसीज़ है, जो भी गवर्नमेंट के लॉज है, और विच इज़ क्रिमिनल इन नेचर और विच इज़ इमोरल, जो गलत काम जिसके अंदर किए जाते हैं, जैसे मर्डर हो गया, किसी को सुपारी दे रहे हो, ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन्हें हम इलीगल एग्रीमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ अब एक लास्ट यहाँ पर वैलिडिटी के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है टाइप का, वो होता है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को आप अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और वो ऐसा क्यों होता है, मतलब क्या कि देखो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीज़ें बराबर रहती है, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट रहती है, बट कुछ टेक्निकल इशू रहता है, मतलब कुछ छोटी मोटी माइनर आपने गलतियां कर दी रहती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बनाते टाइम पे, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको आप इन्फोर्स नहीं कर पाते हो कोर्ट के अंदर, ठीक है। जैसे अगर मान लो दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, अब होता है क्या है, ये जो पर्सन रहता है इसका नाम है राहुल और इसका नाम है सुमित, ठीक है, दोनों के बीच में अब कॉन्ट्रैक्ट होगा राहुल और सुमित के बीच में। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था तो उस टाइम पर राहुल का नाम लिखने के बदले में ये जो सुमित था इसने गलती से राहुली लिख दिया था नाम में, ठीक है, मतलब गलत नाम लिख दिया था या फिर किसी और का नाम लिख दिया था गलती से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब कल को अगर राहुल जो है अपना काम नहीं करता है तो ऐसे टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि यहाँ पर इसका राहुल का नाम लिखा ही नहीं है कि राहुल ये काम करेगा, जिसकी वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहती है, जिसकी वजह से इसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता कि देखो राहुल अपना काम नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ टेक्निकल इशू हो गई है। जैसे अगर मान लो ऐसा भी हो सकता है, मान लो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तो बना दिया था लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना गलती से साइन लेना भूल गए थे, आप सामने वाले का आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था लेकिन साइन लेना भूल गए थे, या फिर एक पेपर में ले लिए और जो दूसरा डॉक्यूमेंट है उसमें आपने साइन ही नहीं लिया उसका, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें टेक्निकल ग्लिच आ गया, मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, जिसको ठीक करने के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाएगा। बट क्योंकि उसमें टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप एनफोर्स नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर, जिसकी वजह से आपका जो कोर्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट है वो एक अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। मतलब क्या कि अगर उस टेक्निकल इशू को आप ठीक कर देते हो, टेक्निकल डिफेक्ट को अगर आप ठीक कर देते हो कॉन्ट्रैक्ट के, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यही लिखा है देखो, एन अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अ वन विच कैन नॉट बी एनफोर्सड इन अ कोर्ट, मतलब कोर्ट में जाकर आप एनफोर्स नहीं कर सकते ड्यू टू सब टेक्निकल डिफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है कि व्हेन रेमेडी इज बैरियड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन, कि जब कुछ मतलब आपका जो भी रहता है वो लॉ आपको मतलब रोकता है कि आपको जो है इतनी मतलब चीज़ें नहीं मिल सकती, ऐसी चीज़ें फालतू वाहियात सा एग्जांपल दिया गया है, बट यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कि अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जैसे अगर मान लो कोई चेक है, ठीक है, आपने चेक में सारी चीज़ें बराबर लिख दिया, अमाउंट भी लिख दिया, लेकिन गलती से आपने साइन किया ही नहीं, तो ऐसे टाइम पर आप जो है मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो वैलिड नहीं बोला जाएगा, टेक्निकल डिफेक्ट है, ठीक है, टेक्निकल डिफेक्ट को ठीक कर दोगे तो वो वैलिड बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको बोला जाता है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मे भी आपको ये समझ आ गया होगा आज का लेक्चर, जिसके अंदर आज हमने देख लिया ये सारे कॉन्ट्रैक्ट, वैलिडिटी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट देख लिए कि कौन से टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। नाउ में भी अब आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, सारी चीज़ें कि वैलिडिटी के हिसाब से सारे जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे और जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो समझ आ गए होंगे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है, इलीगल और अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके डाउट्स रहेंगे पूछ सकते हो। एंड देखो अपना
अपना जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, मतलब जो नेक्स्ट इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 5, उसके अंदर हम अपना ये जो बाकी के जो 2 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स है, फॉर्मेशन और परफॉर्मेंस के हिसाब से जो 2 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे, उनको भी हम देख लेंगे कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इम्प्लाइड क्या होता है, कॉजी क्या होता है, एक्सिक्यूटरी, यूनिलैटरल, बायलैटरल, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जैसे ही आएगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त लोग हैं उनके साथ शेयर कर दो। ठीक है, अकेले के लिए वीडियो को देख के क्या करोगे, दोस्त लोगों के भी साथ शेयर कर दो, क्योंकि देखो काफ़ी सारे लोग होते हैं जब वीडियो को सर्च मारते हैं तो सर्च में वीडियो नहीं जा पाती है। ठीक है, तो इसलिए अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दो। एंड अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए रहेगा तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप ले सकते हो पीडीएफ को। दोनों की जो लिंक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो जाकर वहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, एंड टेलीग्राम पर वहाँ पर जाकर आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेना। ओके, एंड अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो, मतलब 1-2 दिन बाद देख रहे हो वीडियो को, तो हो सकता है इसकी नेक्स्ट लेक्चर आ गई हो, तो यहाँ से जाकर आप नेक्स्ट वीडियो की प्लेलिस्ट में भी जाकर चेकआउट कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो को। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।